आज की जो हमारी ये क्लास है ये यूजीसी नेट पर आधारित है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एमपी सेट के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक आज का जो होगा वो यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वैयक्तिक समाज कार्य के बारे में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ वैयक्तिक समाज कार्य के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और वैयक्तिक समाज कार्य के सिद्धांत पता होना चाहिए, वैयक्तिक समाज कार्य के उपागम पता होना चाहिए, वैयक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको चरण, यदि इतनी पॉइंट आपको मालूम है तो आप वैयक्तिक समाज कार्य से जो भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। हम इन्हीं चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। हालांकि मैंने इसकी पीडीएफ भी ओपन यहाँ पे कर रखा है साइड में और मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा रखा हूँ इसके यूनिट्स, या अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3, ठीक है। अगर नहीं भी होगा आपके पास, अगर ऐसे कोई टॉपिक या कंटेंट रह जाता है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। देखिए, वैयक्तिक समाज कार्य एक प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो वो सेवा कार्य है ना। अब समाज कार्य बेसिकली 6 प्रणालियों पर आधारित है। उन्हीं 6 प्रणालियों में से एक प्रणाली आती है केस वर्क, एक आता है केस वर्क। अब इसी केस वर्क के अंतर्गत वैयक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से सेवार्थी की समस्या का समाधान करता है ना, ताकि मनोसामाजिक जो समस्या है सेवार्थी उसे सुलझाने में सामर्थ हो सके। वैयक्तिक सेवा कार्य के द्वारा सामाजिक और वैयक्तिक पुनर्निर्माण का कार्य तो नहीं किया जा सकता है, पर व्यक्ति पर पड़ने वाला जो पर्यावरण है उसके दबाव को हम अवश्य कम कर सकते हैं। कारण यह है कि वो कंडीशन है, कंडीशन में हम केवल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। समस्या समाधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली मानी जाती है सोशल केस वर्क, सामाजिक वैयक्तिक कार्य। नाम से यह स्पष्ट है, व्यक्ति का मतलब होता है कि केवल पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो काम होगा एक सेवार्थी पर ही काम होगा, यानी एक व्यक्ति पर कार्य होगा। इसी की समस्या का समाधान किया जाएगा, इसकी समस्याओं का पता लगाया जाएगा, निदान किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, अनुवर्तन भी किया जाएगा सेवार्थी का। आपको बता दें कि सबसे पहले 16वीं और 17वीं एक शताब्दी थी। आपको बता रहा हूं 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान में एक बेसेंट डी पॉल वैयक्तिक समाज कार्य में इतिहास में इनका नाम देखने को मिलता है। नाम आता है बेसेंट डी पॉल। बेसेंट डी पॉल महोदय ने वैयक्तिक समाज कार्य में एक सहायता शब्द की शुरुआत कर दी थी, यानी हेल्प अगर आप कर रहे हैं किसी सेवार्थी की तो उस कंडीशन में जो हेल्प है, जो मदद है, जो शब्द मदद, सहायता, प्रतिक्रिया जो रिप्रेजेंट हो रही है, इसको इन्होंने दिया था 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौर में। हालांकि अभी तक ये परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आप असिस्टेंट लेक्चरर वगैरह हैं तो पढ़ाते वक्त आप जरूर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सोशल केस वर्क की जनक के रूप में, तो वैयक्तिक समाज कार्य की जनक की भूमिका मैरी रिचमंड का नाम आता है। मैरी रिचमंड फेमस हुए। एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सोशल डायग्नोसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सामाजिक निदान। क्या बोला जाता है? सामाजिक निदान। सामाजिक निदान की बेसिकली इन्होंने एक किताब भी मेंशन किया सन 1917 में। तो वैयक्तिक सेवा कार्य को सोशल डायग्नोसिस में सही तरीके से परिभाषित किया गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ एक अच्छे और भलाई के कार्य में लगाया जाता है। व्यक्तिगत समाज कार्य की उन्नति उतनी ही पुरानी है जितना कि मनुष्य, ठीक है। इसकी उत्पत्ति परिवार, कुल, पड़ोस में पाई जा सकती है। कभी कभी परिवार को भी लेकर भूमिका बन जाती है, तो परिवार भी सोशल केस वर्क का ही पार्ट माना जाता है। इसलिए आप सभी को यह भी ध्यान में रखना होगा। सूक्ष्म समाज कार्य किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सोशल केस वर्क को बोला जाता है। सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास की भूमिका में परिवार भी, व्यक्ति, सेवार्थी और केस वर्क, इन सभी की भूमिका
बनती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी, केवल मेरी बातों को सुनते चलिएगा, मेन मेन जो पॉइंट लगेंगे आप वहां पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं वैयक्तिक सेवा कार्य शब्द का पहली बार प्रयोग, किसका प्रयोग? वैयक्तिक। ये डीएसएसबी के स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वैयक्तिक सेवा कार्य, वैयक्तिक सेवा कार्य शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति पहली बार प्रयोग में लाई गई थी, पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो आप सभी लोग नाम बताएंगे क्या? नेशनल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, ऑफ सोशल वर्क, ऑफ सोशल वर्क। ये शब्द याद रखिएगा आप सभी लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हम सभी के लिए, ठीक है। तो जहां भूमिका बनती है इसके परिप्रेक्ष्य में, तब आप जवाब यहां पर देना उचित समझेंगे। किसका जवाब देना उचित समझेंगे? ध्यान रखिएगा सभी लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करेंगे। केस वर्क का सबसे पहली बार यूज होता शब्द का जी, सोशल केस वर्क में ये भूमिका व्यक्तिगत समाज कार्य शब्द की उत्पत्ति हुई 1957 के दौरान, है ना। तब जाके इस कंडीशन को वहां पे जिक्र किया जाता है। तो नाम हम लोग बताते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सोशल ऑफ सोशल वर्क, ऑफ सोशल वर्क। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हम सभी के लिए। जी सर, जी सर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ों को ध्यान देंगे। भारत में व्यवसाय समाज कार्य के बेसिकली जब बात करते हैं, इंडिया में जब व्यवसाय समाज कार्य आया भारत में, वो कहाँ से आया था बता सकते हो क्या? पश्चिमी देशों से, पश्चिमी देशों से, जिसमें से भूमिका किसकी बनती है? यूएसए की। तो भारत में व्यवसाय समाज कार्य पश्चिम में मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, और सोशल केसवर्क की भूमिका भी यूएसए की ही मानी जाती है। और आपको मैंने मैरी रिचमंड का नाम बताया। मैरी रिचमंड कहाँ के रहने वाले हैं जानते हैं आप लोग? यूएसए के, यूएसए के, यूएसए सर, यूएसए। हाँ यूएसए। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। आपको बता दें, व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति के संदर्भ में माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से हुई थी। सोशल केसवर्क की उत्पत्ति, सोशल केसवर्क की उत्पत्ति मानी जाती है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को, और ये बेसिकली 1869 वाला। और ये बात भूमिका कहाँ की बनती है? यूके की, ठीक है, यूके की। तो कुछ विचारकों का मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, कुछ विचारकों, विचारकों का मतलब विद्वानों, कुछ विचारकों का व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मानना है कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 में यूके से बेसिकली इसकी उत्पत्ति हुई। और कुछ का मानना है 1877 में कहाँ की? यूएसए, ठीक है, कहाँ की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी? यूएसए की, ठीक है, जो अमेरिका बफेलो करके नाम आता है, इसकी स्थापना मानते हैं कुछ विचारक, ये भी मानते हैं। तो मतभेद है, यहाँ पे मतभेद है। लेकिन भारत में अगर पूछा जाता है कि व्यावसायिक समाज कार्य व्यक्तिगत के रूप में, तब आप लोग बता दीजिएगा मैरी रिचमंड का नाम। और जब मैरी रिचमंड का नाम आता है तो अमेरिका से आता है, तो इसका मतलब है कि 1877 में आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आपको बता दें कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन का आधार इस बात पे था कि सेवार्थी के पुनर्वास करना है। तो इसका जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, चाहे वो यूएसए की हो, चाहे वो अमेरिका उसकी हो, यूके की हो, ब्रिटेन की, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी चाहे यूके की हो चाहे यूएसए की हो, लेकिन भूमिका, इसका रोल जो बनेगा वो क्या रोल बनेगा? सेवार्थी का पुनर्वास करना। क्या बनेगा? सेवार्थी का पुनर्वास करना। एक अपनी कॉपी में साइड में एक जगह लिखिए पुनर्वास शब्द, और उसके ऊपर लिखिए ट्रिक। ट्रिक है, जिस ऑप्शन में पुनर्वास शब्द लिखा रहेगा, 110% बता रहा हूँ, वो ऑप्शन या वो पॉइंट आपका सत्य माना जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में से सुन लीजिएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे परिवारों का
भरण पोषण कर सके, व्यवस्था में निर्धन जो लोग हैं उनको बेसिकली सक्षम बनाया जा सके, ठीक है, निर्धनता के कारणों का पता लगाया जा सके, ठीक है, तब जाके उसकी सहायता की जाए। तो ये इस तरीके की भूमिकाएं थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की। इसके अंतर्गत आपको ये बातें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पेपर में सवाल बनता है, एक आप सभी लोगों से बनेगा शास्त्री चरण। ये मैं बता रहा हूं आपको विकास के बारे में, ये जो भूमिका यहाँ पे बता रहा हूँ शास्त्री चरण कि सोशल केस वर्क के विकास की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान की। एक आपको ध्यान रखना होगा समाज शास्त्रीय चरण के रूप में, एक भूमिका आपको ध्यान रखना होगा मनोवैज्ञानिक चरण के रूप में, समझ जाओ अभी समझाता हूँ मैं आपको। और एक आपको ध्यान रखना होगा संश्लेषण की प्रक्रिया में। परीक्षा में हो सकता है आपसे वर्ष भी पूछ ले, हो सकता है आपसे वर्ष पूछ ले, या तो आपसे ये कहे कि क्रम में लगाओ, सुटेबल करो, या आपसे यहाँ पे एक संश्लेषण के साथ साथ एक और प्रक्रिया बनती है एकीकरण की। अगर आप हरियंट की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली सम्मिलित दिया हुआ, लेकिन ये अलग अलग पार्ट में भी भूमिका देखने को मिलती है अन्य किताबों में भी, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है क्लार्क का स्टेटमेंट है, हेलन क्लार्क का ये स्टेटमेंट है। 5 चरणों में इन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य के विकास के चरणों को रिप्रेजेंट किया था। देखो, शास्त्रीय चरण का मतलब होता है अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है शोध, अन्वेषण का मतलब होता है शोध। यानी आप ये कह सकते हो कि शास्त्रीय यानी प्राचीन, यानी खोज, यानी शास्त्रीय, ये चरण है। इस व्यक्तिगत चरण के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पे केस वर्क में सेवार्थी की केवल समस्याओं की खोजने की बात हो रही थी, मतलब एक प्रकार से कारण, मुख्य भूमिका कारण जानने की बात थी। तो अब ये भूमिका सन 19वीं शताब्दी में बेसिकली ये रिप्रेजेंट हुई थी, और इसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी में जब ये रिप्रेजेंट हुई तो बताया गया था कि व्यक्तियों के जो मुख्य कारण होंगे उनको, यानी कारण को जानने की बात हुई थी, कारणों को जानने की या कारणों की खोजने की जो भूमिका थी वो शास्त्रीय चरण में थी 19वीं शताब्दी के दौर में, ये भूमिका थी। आपको बता दिया जाए जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, सेटलमेंट मोमेंट है, ठीक है, उसमें जो है समाज सुधारक ने आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते थे, तो इसलिए ये आर्थिक धाराएं मानी गई। शास्त्रीय चरण जो था वो आर्थिक धाराएं थी। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ निर्धनता दूर करने के परिप्रेक्ष्य में कि उनको मदद की जाए, वित्तीय रूप से यानी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, और आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में वो अपनी समस्या का समाधान स्वतः कर सके, ये बेस बनाकर उन कारणों को खोजने को लेकर शास्त्रीय चरण में जिक्र किया गया था। और ये क्लार्क महोदय ने बताया था। किसने बताया था? ये क्लार्क महोदय ने। याद बताइए एक बार। क्लार्क ने 4 चरण बता दे, फिर 5 चरण सर। सर ये संश्लेषण और एकीकरण तो एक ही होगा ना सर संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को संश्लेषित करना, कलेक्ट करना, है ना, ये तो और ये सब संश्लेषणात्मक एकीकृत सर एक ही हो सकता है चरण नहीं, देखो दोनों अलग मैं अलग है। अभी आने दीजिए, पॉइंट आने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे लिया गया है। मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए मैं शुरुआत में बोल दिया था कि संश्लेषण और एकीकृत की जो भूमिका रिप्रेजेंट की गई थी हरियंट की किताब में, एक में ही मेंशन किया गया था, ठीक है, एक में ही मेंशन किया गया। अभी मैं आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहें। फिलहाल इतना चीज समझ रही है कि अभी इसके क्लार्क ने 5 चरण बताए हैं, ठीक है, और जो संश्लेषण एक चरण जो आता है यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है शास्त्रीय चरण। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, मुझे उम्मीद है जैसे सभी लोगों ने मुख्य कारण में आलस्य, अज्ञानता, बेईमान या अपराध या बीमारी भी आप कह सकते हैं, इस तरीके की। जी सर, बेवरेज रिपोर्ट। जी मैम, क्या बता रहे, फिर से बताइए। हाँ सर, मैं बोली थी बेवरेज रिपोर्ट में आता है ना वो। बिल्कुल, यहाँ अगर आपने रिलेट कराया है बेवरेज रिपोर्ट का तो सही जवाब बताया आपने कि जब बेवरेज रिपोर्ट 1942 में आया था, कब आया था? 42 में रिपोर्ट आई थी, तो उस समय सामाजिक बीमा और संबद्ध सेवाओं का नाम दिया गया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करा रहा हूँ इसको, इस पॉइंट को,
समझ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट, फिर आगे बढ़ूंगा इन चीज़ों को बताऊंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो वो नाम आता है बेवरिज रिपोर्ट। और बेवरिज रिपोर्ट 1942 परीक्षा में एक बार सवाल आया, लास्ट टाइम में ही पूछा गया। इसके पूछा गया कि भाई आधिकारिक तौर पर इसका क्या नाम दिया गया है, आधिकारिक तौर पर। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? ऑप्शन में लिखा हुआ था सामाजिक बीमा, और प्लीज म्यूट हो रही है सर, म्यूट हो जाइए, संबद्ध सेवा नाम रखा गया था, या आप सेवाओं कह लीजिए या सेवाएं कह लीजिए। इस बात से आप सभी लोग सहमत भी होंगे कि यह शब्द बेसिकली देखने को मिलता है इसके अंतर्गत, बेवरिज रिपोर्ट के अंतर्गत। क्या ये बात से सहमत हैं आप सभी लोग? जी सर। हाँ जी सर। अब देखिएगा, जैसा कि आधिकारिक तौर पर ये ज्ञात हो गया आप सबको, सिविल सेवक रहे, उनका नाम था सर विलियम बेवरिज। इन्होंने बेसिकली क्या किया, तैयार किया एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि एक आधिकारिक तौर पर एक ज्ञात जो है सामाजिक बीमा और उसके संबंध में सेवा रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है, ये भूमिका 1942 की बनी, 1942 की बनी। कब? 30 नवंबर 1942, और यही परीक्षा में आता भी है। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं 5 प्रमुख कारक की पहचान की गई। कितने? 5 प्रमुख कारक की पहचान की गई। जिन बच्चों ने पीएचडी का भी पेपर दिया था, जब एनटीए करवा रहा था, तो उसमें यह सवाल पूछा गया था। क्यों सिरा? यस सर, पूछा गया था। अच्छा, पूछा गया था सर। बिल्कुल। तो 5 प्रमुख कारकों की पहचान की जाती है, और वो 5 जो पहचान हुई है उन सभी को क्रम में भी आप याद रखिएगा। पहले नंबर पे क्या आता है? आवश्यकता, अभाव, फिर गंदगी, रोग, अज्ञानता, सर किसी ने स्क्रीन का कुछ कर सर दिया। महिर जी ने स्क्रीन शेयर कर दिया, आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। एक मिनट, है ना, प्लीज ऐसा ध्यान दे। तो अभाव, बीमारी, अज्ञानता, और उसके बाद क्या बता रहा था? आलस, आलस। और उसके बाद एक आती है, अब इसमें एक शब्द आता है गंदगी, गंदगी। ये 5 शब्द आप सभी को ध्यान में रखना होगा। इसमें साप्ताहिक योगदान की एक राष्ट्रीय बीमा प्रणाली के माध्यम से, है ना, सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए एक योजना की सिफारिश की गई। पारिवारिक भत्ते हो गए, मातृत्व अनुदान हो गया, पेंशन हो गया, बेरोजगारी हो गई, मुफ्त चिकित्सा उपचार हो गए, ऐसे इत्यादि जैसे लाभ सार्वजनिक होंगे। इस तरीके की भूमिका बेसिकली मेंशन किया गया था इसके अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 नवंबर 19 या 1942, 1942 या 1942। अच्छा, अब इसकी कम्युनिटी स्टडी अगर आपको करनी है गंदगी में, या मान लीजिए किसी समस्या का समाधान करना है, या समुदाय में या समूह में, तो उस प्रक्रिया में भी इनकी भूमिका बन जाएगी। तो वहाँ पर भी इन्हीं कारणों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल सामाजिक बीमा और जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं संबंध सेवाओं की रिपोर्ट में ही यहीं पर इसकी भूमिका बनती है। नहीं, इसकी भूमिका कम्युनिटी में भी बन सकती है और साथ ही साथ ग्रुप वर्क में भी बन सकती है। प्लीज़ इस शब्द को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है? सर ये क्रम से है क्या? जी, क्रम 5 दिग्गज को बोला जाता है। अभाव में, बीमारी के रूप में, और अज्ञानता, आलस और गंदगी के रूप में। ये सबसे देश के सामने मौजूद सबसे गंभीर मुद्दे में से ये 5 दिग्गज बेसिकली रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट का सबसे प्रसिद्ध तत्वों में इसको जानते हो, द 5 जाइंट्स कहा जाता है इसको एक प्रकार से। इसको अगर हम बात करते हैं, अगर भूमिका के रूप में रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो इस चीज़ में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि क्या नाम बोला जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है ना? द 5 जेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द 5 जेंट्स के नाम से जाना जाता है।
है ना। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करिएगा ये सभी बातें। सर ये क्या है द फाइव जेंट्स? ये जेंट्स जेंट्स जायंट्स, या आप यहाँ जायंट्स इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको से जाना जाता है। 5 हैं जो अभाव, गंदगी, सर वो जेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि जेंट्स है क्या? अरे वही तो मैं बताता रहा हूँ, अभाव, बीमारी, अज्ञानता, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजीज, नहीं सर, ये जो 5 दिए हैं सब समझ गए। उसी को बोलते हैं। इसी को मिला के 5 जॉइंट्स बोलते हैं, इसको 5 दिग्गज, इसी को बोला जाता है। यही पूछ रहे हो ना क्या है ये 5? तो 5 यही है, इनका एक नाम दिया, जी सर हो गया सर। है ना, एक नाम दिया गया इनको, ठीक है। यहाँ बेसिकली बेवरेज में पुनर्विकसित सामाजिक सेवाओं के माध्यम से दिग्गजों को हराने की कोशिश की गई थी। ये वे 5 दिग्गज हैं, जिससे लोगों की बेरोजगारी की अवधि से निपटने में मदद हो सके, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके, पारिवारिक भत्ते, सामाजिक बीमा को भी शामिल किया जा सके। इस तरीके की भूमिका इसके अंतर्गत मेंशन की गई थी, ठीक है। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा इस पॉइंट को, ठीक है। परीक्षा में इनसे एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस शब्द के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो भूमिका मैंने अभी आपको बताया है, यदि व्यक्ति की निर्धनता का कारण बुढ़ापा है, अपंगता है, बीमारी है या मृत्यु है, तो उसे उदार पूर्वक सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। और ये भूमिका कहाँ पर बनेगी? आपका शास्त्रीय चरण में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? शास्त्रीय चरण में बनेगा। एक भूमिका बनती है समाज शास्त्रीय चरण। समाज शास्त्रीय, देखो ये बेसिकली बड़ा आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। समाज शास्त्रीय चरण का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो मैरी रिचमंड की रही है, मैरी रिचमंड का रहा है। समाजशास्त्रीय चरण में भी निर्धनता के सहायता के कार्यों से जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसके आधार पर समस्या और कारण और उपचार के 3 श्रेणियां बनाई गई थी, है ना, और उन्हीं के आधार पे उनको रखा गया था। कारणों की श्रेणियों में बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, जैसे बीमारी है, अपर्याप्त आवास है, वेतन है कम, माता पिता की मृत्यु हो गई, या कोई भी मान लीजिए निर्धनता है, उनके आधार पर उपचार की श्रेणी में सहायता, या आप फ्रेंडली विजिटर के माध्यम से काउंसलिंग, या वार्तालाप, या कम्युनिकेशन, या चिकित्सा की सुविधा की सहायता, या रोजगार की सुविधा, या बच्चों का हस्तांतरण करना, यानी एक प्रकार से उनको हॉस्टल में वगैरह में रखना, या आप ये कह लीजिए आश्रय गृह में वगैरह में रखना, ठीक है, न्यायोचित व्यय या परामर्श इत्यादि के माध्यम से उनको रखा जाएगा। ये भूमिका थी शास्त्रीय चरण में। भाई हमने देखा कि ये समस्या है, अब उन समस्या के आधार पर उसका उपचार होना चाहिए, तो उपचार होगा। और ये उपचार वाली भूमिका, या आप ये कह लीजिए कि अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन वाली जो भूमिका बन रही हो, वो शास्त्रीय चरण के पार्ट में रिलेट हो जाएगी, जहाँ पे प्रक्रिया प्रस्तुत होती है ना। सन 1901 में मैरी रिचमंड ने परिवार को प्रभावित करने वाली एक पर्यावरणीय शक्तियों पर पड़ने वाला प्रभाव का एक चार्ट बनाया, जिसको आप लोग बोलते हो कैटेगरी चार्ट, कैटेगरी चार्ट। और मुझे उम्मीद है आप सबको मालूम भी होगा, जैसे हमने इस तरीके से जब स्क्वायर में बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मेल, और जब हम सर्कल में बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल। इनके कितने बच्चे हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। जैसे एक पहला बड़ा बच्चा है, मेल है, फिर उसके बाद एक बेटी है, एक फिर उसके बाद मेल है, यानी बेटा है। अब मान लीजिए ये बेटा जो है उसका प्रभावित है समस्या से, तो आप इसको डार्क बना दोगे, है ना। एक कैटेगरी चार्ट के माध्यम से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके की प्रक्रिया में, यानी परिवार को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय शक्तियाँ होती हैं उन पर जो प्रभाव पड़ता है, उन माध्यम से एक प्रकार से यहाँ पे चार्ट बनाया। और ये चार्ट देखो, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अगर प्रश्न बनता है कि परिवार को प्रभावित करने वाला जो पर्यावरणीय शक्तियों पर जो चार्ट बनाया गया है वो किस विद्वान के द्वारा बनाया गया है, तो मैरी रिचमंड का नाम लगाइएगा, मैरी रिचमंड का नाम लगाइएगा। और इन्हीं प्रभाव के कारण ही व्यक्तिगत समाज कार्य का एक व्यवसायीकरण भी किया गया, व्यवसायीकरण भी किया गया। सन 1917 के दौर में आप सब जानते हैं सोशल डायग्नोसिस की किताब आई, और पहली बार जब व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांतों और प्रणालियों का बेसिकली प्रतिपादन किया गया, तो वहाँ पे डीप में पूरी जो है जानकारी दी गई सबको मैरी रिचमंड के द्वारा, ठीक है, मैरी रिचमंड के द्वारा वहाँ पे जानकारी बताई गई, ठीक है।
और व्यक्तिगत समाज कार्य को सही तरीके से वहाँ पर भी परिभाषित भी किया गया सन 1917 में। उसके बाद एक आता है मनोवैज्ञानिक चरण। मनोवैज्ञानिक चरण, यहाँ पे आप 1901 भी याद रखेंगे, जो चार्ट वाली भूमिका बनेगी। सोशल डायग्नोसिस रखेंगे याद 1917 वाला, ठीक है, शास्त्रीय चरण में। मनोवैज्ञानिक चरण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य का, बेसिकली अगर मैं आपसे जिक्र करता हूँ तो ये भूमिका जो बनती है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स प्रशिक्षित किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे तो आप लोगों ने सुना होगा स्मिथ कॉलेज में। कौन सा कॉलेज था? स्मिथ कॉलेज। स्मिथ कॉलेज कॉलेज का नाम था साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स है करके, है ना। और इस कॉलेज के दौरान में अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1918 में, ठीक है, मैरी रिचमंड के काल में ही सामाजिक कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन एवं प्रयोग किया। और सन 1918 में ही साइकेट्रिक सोशल वर्कर को लोग बेसिकली प्रशिक्षित भी किए गए और वो स्मिथ कॉलेज भी किया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था, है ना। अब आपको बता दूं कि मैरी रिचमंड के महोदय से ही बेसिकली फ्रायड के सिद्धांतों को मानकर ही यह समझा जाने लगा कि मनुष्य का जो व्यवहार है भाषाओं पर आधारित होता है। उसे स्वयं अपनी प्रेरणाओं का ज्ञान नहीं होता है। और यह भी स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति की बाल्यावस्था की जो घटनाएं हैं उसका प्रभाव उसकी परिस्थिति के अनुसार ही पड़ता है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक चरण है, तो आप ये रिलेट कर सकते हो मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बताऊं कि कहीं कहीं मनोवैज्ञानिक की जगह पे मनोविश्लेषणात्मक चरण लिख देता है, तो बात अलग नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक चरण अगर लिखा हुआ है तब भी आपका वो पॉइंट सत्य माना जाएगा, क्योंकि सिगमंड फ्रायड भी यहाँ पे टच करता है, ठीक है। सामाजिक पर्यावरण को संशोधन करने के माध्यम से या उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन के माध्यम से, चाहे बीएफ स्किनर की भूमिका है तब भी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक चरण में बीएफ स्किनर भी इन्वॉल्व रहेंगे, सिगमंड फ्रायड भी इन्वॉल्व रहेंगे, मैरी रिचमंड भी इन्वॉल्व रहेंगे। ये तीनों विद्वानों का नाम यहाँ पर आता है मनोवैज्ञानिक चरण में, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं संश्लेषण एक है और एकीकरण एक, जो एक है, एक नहीं है यहाँ पे, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संश्लेषण चरण जो बेसिकली होता है, हम किसी समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं। इसमें संश्लेषण चरण में क्या करते हैं, जैसे हमने कई 7-8 गोल लिए और 7-8 गोल में हमें क्या करना है, हमें एक ही गोल को जो है बेसिकली टारगेट करना है या 2 गोल के टारगेट करना है, तो वहाँ पर हम संश्लेषण वाली प्रक्रिया में कलेक्ट करते हैं। यानी व्यक्तिगत समाज कार्य के दौरान अगर हम बात करते हैं संश्लेषण की प्रक्रिया में कि हमने 7-8 गोल को लिया और उनमें से जो हमें उचित लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उस सेवार्थी के लिए, हमें उस पर काम करना चाहिए, तो उस प्रक्रिया हमने उस चरण को क्या कर लिया, संश्लेषित कर लिया। लेकिन जो 7-8 चरणों को हमने इन्वॉल्व किया है वो एकीकरण का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और इनमें इन दोनों चरणों में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, अगर किसी समस्या से सेवार्थी जो है उसको निजात दिलाना चाहते हैं समस्या से, तो आप वहाँ पे उसे चिकित्सा दे सकते हो, उसे आप बाल शिक्षा संस्थाएं भी प्रोवाइड करा सकते हो, उसे परिवार की काउंसलिंग भी उसकी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको लगता है जिस आधार पे उसकी समस्या होगी उसके आधार पे उस व्यक्ति की समस्या का समाधान आप करेंगे। इसकी भूमिका बेसिकली समाज कार्य अभ्यास के दौरान चलती है, ये 5 चरणों के रूप में, ठीक है। अच्छा, बेवरेज रिपोर्ट भी आपकी क्लियर हो गई, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शायद समझ गए होंगे बेवरेज रिपोर्ट के बारे में। बता दीजिए एक बार। जी सर, क्लियर है ना। चलो अब देखो सुनिएगा, और व्यक्तिगत समाज कार्य के दौरान में ही अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आगे भी कुछ भूमिका बनती है। मनुष्य एक मनोसामाजिक प्राणी है, ये बात हम सबको अच्छे से मालूम है। यहाँ तक कि हम ये भी बात जानते हैं हम सभी लोग कि व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रक्रिया के रूप में आती है। मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, ठीक है, व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं। मानव संस्था करती है या मानव कल्याण संस्था करती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
ताकि व्यक्ति की सहायता की जा सके, है कि नहीं? ताकि व्यक्ति की क्या की जा सके? सहायता की जा सके, है ना, की जा सके, ठीक है। और वे सामाजिक कार्यात्मकता की समस्या का समाधान, ताकि वे सामाजिक कार्यकर्ता की समस्याओं का समाधान या समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से कर सके, अब ध्यान दीजिएगा, कर सके। आपको यहां ध्यान देना है, व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रकार क्या है? प्रक्रिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया? प्रोसेस, जिसका प्रयोग कल्याण संस्थाएं करती हैं, यानी ये संस्था, यानी प्लेस, ताकि व्यक्ति यानी पर्सन, है ना, की सहायता की जा सके, ताकि वे सामाजिक कार्यकर्ता की समस्याओं का मतलब प्रॉब्लम, है ना, का सामना उच्चतर प्रकार से कर सके। तो क्या बता सकते हो ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? एच.एच. पार्लियामेंट के द्वारा। हाँ, एच.एच. पार्लियामेंट के द्वारा दी गई है। इन्होंने यहाँ पे 4 P's का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया इन्होंने? 4 P's का प्रयोग किया। तो व्यक्तिगत समाज कार्य सेवा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा में जब अंगों को लेकर सवाल पूछता है तो कभी कहता है कि आप इसकी पहचान करिए, या तो कभी आपसे ये कहता है कि आप इसकी क्रम में लगाइए। तो 4 प्रकार के, आप चाहो तो घटक कह लीजिए, चाहे आप तत्व कह लीजिए, चाहे आप इसे अंग कह लीजिए, है ना। क्रम में क्या है इसके? तो क्रम में सबसे पहले आता है व्यक्ति, उसके बाद क्या आता है? समस्या के बाद क्या आता है? स्थान के बाद प्रक्रिया। ये बेसिकली क्या है? ये क्रम है। ये क्या है? क्रम है। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्रम से भी सवाल बनते हैं। जैसे कि अगर मैं व्यक्ति की बात करता हूँ, सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना, है ना। समस्याग्रस्त व्यक्ति की क्या करना है? सहायता करना है, आंतरिक और बाह्य समायोजन स्थापित कर सके। किसी भी व्यक्ति की 2 प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं। आवश्यकताएं 2 प्रकार की हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। वो आवश्यकताएं चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, ठीक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अपनी क्षमताओं और उपलब्धि के आधार पर करता है। परंतु एक बात ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सफल नहीं हो सकता है कि नहीं। यहाँ इसलिए असफल व्यक्ति अपनी बाह्य सहायता के लिए संस्था में आता है, जहाँ पर उसके व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व समस्या का अध्ययन करके उसकी सहायता की जाती है। तो व्यक्ति यहाँ पर बालक भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है कि नहीं। उसके पास शारीरिक रूप से भी समस्या हो सकती है, उसके पास मानसिक रूप की भी समस्या हो सकती है। सही बात है कि नहीं, बताइए भाई। बिल्कुल सत्य बात है जी सर, है ना। दूसरी बात, समस्या आता है। देखिए, मनुष्य के जीवन में अनेकों समस्या हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित हो सकते हैं। इन समस्याओं के कारण व्यक्ति की सामाजिक क्रियाशीलता कम हो जाती है। समस्या से जाहिर सी बात है कि नहीं, व्यक्ति की जो सामाजिक क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाएगी। तो व्यक्तिक सेवा कार्य क्षेत्र में ये भूमिका बेसिकली देखने को मिल जाती है, और इसी समस्या के कारण व्यक्ति अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो समस्या से ग्रसित है वो। और वे समस्याएं कभी कभी बाह्य कारक से उत्पन्न हो सकती है, कभी कभी आंतरिक समस्या भी हो सकती है। अतः व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की कारकों का अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो समस्या कुछ भी हो, समस्याएं चाहे वो आंतरिक हो
चाहे वह वाय हो, है कि नहीं। इन दोनों तरीके की जो समस्याएं हैं, दोनों प्रकार की जो कारक हैं, इन दोनों कारकों पर आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित होना चाहिए, ताकि आप उसकी समस्याओं का अध्ययन कर सके, और जब अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ पे कारण अवश्य मिलेंगे। सत्य बात है। सर फिर हम ऊपर वाले में भी तो आंतरिक और बाह्य दोनों का ही कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे आंतरिक बाह्य, यहाँ तो ऊपर व्यक्ति है। व्यक्ति, मैं आपको 4 P's के बारे में बता रहा हूँ। व्यक्ति है, व्यक्ति तो बेसिकली समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता की जाएगी। व्यक्ति महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है कि नहीं। व्यक्ति हो कौन, वो व्यक्ति है। हाँ अब सर। उस व्यक्ति की जो समस्या है वो आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य समस्या भी हो सकती है। मैं ऊपर आपको व्यक्ति के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तो अलग की बात है कि व्यक्तित्व एवं समस्या का अध्ययन करने में उसकी सहायता की जाती है, तो ये आगे आएगा ना। उसकी अगर आप समस्या का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो वो आगे आएगा, लेकिन आप किसके अध्ययन करोगे, वो व्यक्ति को करोगे। जी सर, व्यक्ति हो या बच्चा हो या महिला हो, उसकी समस्या का समाधान बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके से करना होगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है ना। तो इस तरीके से ये दोनों, अभी तक दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान टॉपिक है ये, है ना। सुनते भी आ रहे हैं आप कई समय से, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी पॉइंट, नेक्स्ट आता है स्थान। किसी को सहायता या मदद करने के लिए एक संस्था होती है। क्या होती है? एक संस्था करने के लिए, अगर बात करूँ किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक संस्था होती है। कुछ संस्थाएं विशिष्ट प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, और कुछ संस्थाएं सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति करती हैं। कुछ विशेष संस्थाएं भी होती हैं। आप एनजीओ वगैरह नाम सुनते ही हैं। एनजीओ वगैरह क्या करती है भाई? विशेष लक्ष्य रखती हैं और वहाँ पे उस पर वो कार्य करती हैं, हालांकि संस्था का ही पार्ट है वो। तो इसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा, है कि नहीं, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है, जो ऊपर से आ रहा है व्यक्ति, बाह्य और आंतरिक समस्या लेकर, है कि नहीं, तो उन संस्था में सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति होगी, और वहाँ पे उसके लिए बेसिकली उसका काउंसलिंग किया जाएगा। जिस तरीके उसकी समस्या होगी, या बाल निर्देशन का केंद्र होगा, या परिवार कल्याण केंद्र होगा, या आप ये कह लीजिए कि व्यावसायिक मंत्रणा केंद्र होगा, है ना, आदि विशेष प्रकार की जो बेसिकली संस्था बन जाती। संस्थाएं देखो सरकारी भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। तो संस्थाएं निजी भी हो सकती हैं और संस्थाएं सार्वजनिक भी हो सकती हैं। सार्वजनिक जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू आ जाती है, और जो निजी होती हैं वो प्राइवेट के थ्रू आ जाती हैं, है कि नहीं। अब यही संस्थाएं जो समाज कार्य विधियों का उपयोग के उद्देश्य प्राप्त करती है, चिकित्सालय वहाँ पे दिया जाएगा, विद्यालय, आश्रम, कल्याण सुधार गृह इत्यादि इसके उदाहरण का बेसिकली मान लिया जाता है कि यह स्थान होता है, संस्था होती है। यह अलग की बात है कि आप उसके घर पे जाके सेशन दे रहे हो, यह अलग की बात है कि आप उसे कहीं पर बुलाकर औपचारिकता का एक प्रकार से फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, यह अलग प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। एक बार क्लियर करिए, ये क्लियर है? जी सर। जी सर। उसके बाद देखिए एक प्रक्रिया आती है। प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा पॉइंट है, समझिएगा अच्छे से। प्रक्रिया होता क्या है? प्रक्रिया में 3 अभिन्न अंग हैं और बड़ा फेमस है मैरी रिचमंड का। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अध्ययन, दूसरा निदान, तीसरा उपचार। अध्ययन, निदान, उपचार, बात को समझिए। बेसिकली कहीं मूल्यांकन, उपचार के बाद मूल्यांकन भी आता है। तो व्यक्ति कार्यकर्ता समस्या का अध्ययन सबसे पहले करेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद अध्ययन जब करेगा तो निदान करने की कोशिश करेगा। निदान करने का मतलब होता है कारणों का जानना। समस्या जो मिली है ना, उस समस्या में कारणों को जानना। कारणों का बेसिकली उपयोग इसलिए हम करते हैं कि ताकि हम पता चल सके कि हम उपचार उसको कर सकें आसानी से। कारणों के आधार पे या तथ्यों के आधार पे ही बेसिकली उपचार होता है ना। तो व्यक्तिक इतिहास के आधार पर, व्यक्तिक इतिहास समझते हो? व्यक्तिक इतिहास समझते हो आप लोग? बताइए। केस स्टडी सर। हाँ, केस स्टडी। तो केस स्टडी का मतलब ये है कि उसका पूरा डिटेल लिया जाएगा। उसके डिटेल लेने पर
अगर मैं आपसे बात करूं तो कार्यकर्ता उसकी समस्या बेसिकली क्या है, उसकी समस्या का रूप क्या है, उसकी वास्तविकता समस्या से क्या संबंध रखती है, इसके बाद निश्चित करता है कार्यकर्ता कि सेवार्थी किस प्रकार की सहायता की उसे आवश्यकता है, किस प्रकार की उसको आवश्यकता है या इसको नीड है। तो उस भूमिका में फिर बन जाती है प्रक्रिया का रोल। तो अध्ययन, निदान और उपचार वाली जो भूमिका बनती है वो कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत रिलेट होती है ना। अब सुनिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मेन चीज़ें बताता हूँ। परीक्षा में सवाल बन जाता है कभी कभी हम लोगों से, है ना, और वो सवाल बनता है कि सही अनुक्रम बताइए कभी कभी। तो आप ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले बेसिकली क्या आता है, वैयक्तिक अध्ययन, और अध्ययन के बाद मैं आपको बता दूं कभी कभी पूर्वानुमान की भी भूमिका बन जाती है। पूर्वानुमान के बाद निदान, निदान के बाद उपचार, इस तरीके की भी ऑप्शन में हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तब भी आप कहिएगा कि क्वेश्चन आपका सही है। दूसरा एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, मैं यहाँ पे आपको सीधा पॉइंट बता रहा हूँ, अभी मैं इन पर जिक्र करूँगा। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा अंतरण। अंतरण, अंतरण को बेसिकली एक बार MPPSC में एग्ज़ाम हुआ था MP सेट का, तो उसमें आया हुआ था प्रवेश। क्या आया था, प्रवेश। प्रवेश आता है, प्रवेश को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, भर्ती, इनटेक, क्या बोलते हैं, इनटेक, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो प्रवेश के बाद अध्ययन आ जाएगा, अध्ययन के बाद क्या आ जाएगा, निदान, सामाजिक, निदान के बाद क्या आ जाएगा, उपचार आ जाएगा, उपचार के बाद क्या आएगा, मूल्यांकन, मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद समाप्ति, देखो अनुवर्ती, अनुवर्ती। अगर मूल्यांकन में वो अगर सफल हुआ, अगर वो सेवार्थी पुनर्वासित हो गया, सक्षम हो गया, तो आप यहाँ पे कर सकते हो समाप्ति। अदरवाइज आप वहाँ पे आगे क्या बढ़ाओगे, अनुवर्ती जैसी प्रक्रिया को रिलेट करोगे। किसको रिलेट करोगे, अनुवर्ती जैसी प्रक्रियाओं को आप यहाँ पे रिलेट कर दोगे। बात समझ में आ रही है, फॉलो अप ना सर, फॉलो अप, हाँ हाँ फॉलो अप, अनुवर्ती को फॉलो अप कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। क्या बोलते हैं, फॉलो अप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इतना बताइए, कंफर्म हुआ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर, प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये सर ये प्रक्रिया अंतरण वाला दोबारा से बता दीजिए सर। बिल्कुल जी बताएंगे। सर, ये समाप्ति वाला जी। केवल अभी इतना समझिए कि यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखा है ये इतनी बातें क्लियर हो रही है कि ये इस तरीके से क्रम चलता है। जी सर। हाँ तो आप सुनिए एक एक करके। देखो पहले मैंने आपको, अगर मैं आपसे बात करता हूँ व्यक्तिगत सेवा कार्य की चरण की प्रक्रिया के दौरान में, तो हम लोगों को मिलता है एक अंतरण शब्द। अंतरण शब्द, अंतरण में एक बात ध्यान रखना आप सभी लोग, इससे प्रवेश, देखो अंतरण प्रत्यंतरण दो होते हैं, वो अलग है, ये अंतरण अलग है, ये इनटेक है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ व्यक्तिगत सेवा कार्य में ना, आप ध्यान देने वाली बात है कि एक ऐसी घटना है जिसमें समय समय पर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है ना, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है प्रक्रिया के दौरान में। प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया अध्ययन की पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कुछ प्रारंभिक साक्षात्कार भी लिए जाते हैं। सेवार्थी को उपचारात्मक सेवा प्रदान की जाती है और यह प्रारंभिक अवस्था है। इसमें वह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति निवारण या उपचार की प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं पूरा करता है। इसमें सेवार्थी और उसकी समस्याओं के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करना होता है, तथ्यों को इकट्ठा करना होता है। सेवार्थी के प्रवेश हेतु गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार का आयोजन शामिल होता है ना। तो इसके अंतर्गत कहने का मतलब ये है इनटेक में कि सेवार्थी बेसिकली आने की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक समस्या क्या है, तो प्रवेश प्रक्रिया अध्ययन की पूर्व प्रक्रिया है, अध्ययन की पूर्व प्रक्रिया है, पहले की प्रक्रिया है। इसमें कुछ प्रारंभिक साक्षात्कार लिए जाते हैं जब इनटेक होता है, जब वो आता है अंदर संस्था में। सेवार्थी को अपनी समस्या के निदान हेतु ना संस्था में सेवार्थी के रूप में प्रवेश प्रदान किया जाता है।
हम देखते हैं वहाँ पे सेवार्थी की कैपेसिटी क्या है, समस्या में उसका बेसिकली बाह्य तत्व है कि आंतरिक तत्व है, किस कारण से वो बेसिकली व्यक्ति जो है प्रभावित हुआ है, ठीक है। वह चीज़ें बेसिकली हम देखते हैं कहाँ पे, इनटेक में, ठीक है। तो सेवार्थी को उपचारात्मक सेवा प्रदान की जाने की प्रथम अवस्था क्या हुई? सेवार्थी को उपचार, अंतरण प्रवेश। मैं नोट कर, इंटेक से सेवार्थी को उपचारात्मक सेवा प्रदान किए जाने की प्रथम अवस्था प्रवेश या भर्ती या अंतरण, ठीक है। ये चीज इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अध्ययन ना, अध्ययन। अब देखिए प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। प्रक्रिया में अध्ययन, देखिए व्यक्तिक सेवा कार्य का प्रारंभ करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण ये होता है अध्ययन। सेवार्थी की समस्या उसके विषय वस्तु या वस्तुगत पक्ष पर उसकी समस्या के समाधान हेतु किए गए पहले का जो प्रयास, जो स्रोत है, जो सेवार्थी के व्यक्तित्व और भावनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ बेसिकली मुख्य उद्देश्य ये बनता है कि सेवार्थी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये भी कह सकते हो कि सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, आप आर्थिक समस्याओं को भी दर्शा सकते हो, आप पर्यावरणीय समस्याओं को दर्शा सकते हो, है कि नहीं, इत्यादि पक्ष की जानकारी प्राप्त करके उसकी समस्या का निदान करना होता है। इस तरह से बेसिकली एक चयनित प्रासंगिक और समस्या व्यक्ति तथा परिस्थिति के सकेंद्र होना चाहिए, यानी सेवार्थी पर केंद्रित होना चाहिए। आंतरिक और बाह्य भावनाओं को समझने का प्रयास भी यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ केंद्रक में क्या होगा, सेवार्थी, क्या होगा, सेवार्थी। सामाजिक, मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर भी आप कह सकते हो मानसिक समस्या भी हो सकती है, और आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पर शारीरिक समस्या भी हो सकती है ना, ठीक है। तो समस्याओं से ग्रसित कौन है केंद्र में, सेवार्थी है ना, जिसके निदान के लिए बेसिकली अत्यंत आवश्यक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता उसकी आवश्यकता के आधार पे जो उसकी मूल समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, वो बेसिकली केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक क्या बनेगा, सेवार्थी बनेगा। उसके बाद इसी के पाठ के अंतर्गत एक दूसरा पाठ आता है और वो होता है अवलोकन। क्या होता है, अवलोकन। सेवार्थी के मनोभावों का अध्ययन के दौरान सूक्ष्मता पूर्वक, बहुत ही बारीकी से अवलोकन उसकी समस्या के समाधान की दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। तो हम बीच बीच में क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन भी करते रहते हैं बड़ी ही बारीकी से। तो अवलोकन का भी भूमिका इसमें बन जाता है। थर्ड पॉइंट आता है, जी जी बताइए। ये पूर्वानुमान फिर क्या यहाँ पे होगा, अच्छा, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान, ये देखिए पूर्वानुमान जो हमने भी ऊपर आप लोगों से मेंशन किया था, ये भी एक प्रकार से व्यक्तिगत समाज कार्य की ही प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, पूर्वानुमान भी। और पूर्वानुमान में मतलब हमने कोई गेस करने की आइडिया या ऑब्जर्वेशन की आइडिया या अन्वेषण की आइडियाज जो लगाते हैं वही पूर्वानुमान कहलाता है। सर लाइक हाइपोथेसिस बनाना, आप वो भी कह सकते हो, हाइपोथेसिस वाली प्रक्रिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जैसे मैंने कहा ना, आप अवलोकन कर रहे हो तो उस कंडीशन में पूर्वानुमान। किसी समस्या के पहले कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, संरचना बना रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हाइपोथेसिस। अवलोकन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में पूर्वानुमान। तो दोनों भूमिका बेसिकली रिप्रेजेंट हो जाती है पूर्वानुमान में। एक मिनट, इसके स्टेप में पहला मान लीजिए इंटेक हो गया, प्रवेश, भर्ती, कुछ भी हो गया, अंतरण। सेकंड हो गया हमारा स्टडी हो गया, थर्ड में क्या आएगा, ये अवलोकन है। आपको ऊपर जो लिखा है सर, मैं आपको बता दूं, कोई जरूरी ये नहीं कि वही क्रम में आए, आगे पीछे क्रम इसका बन जाता है, आगे पीछे इसका क्रम बन जाता है, लेकिन थर्ड में तो इसे निदान आता है जी, क्या था, निदान आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
कि आपने अगर इंडिविजुअल स्टडी की बात किया, या आपने प्रोग्नोसिस की बात किया, या आपने हाइपोथेसिस की बात किया, या आपने डायग्नोसिस की बात किया, फिर आपने ट्रीटमेंट की बात किया, तो उस तरीके का भी स्टेप यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये जरूरी ये नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ यही परीक्षा में आ जाए। आपके अंदर का कोई टॉपिक हटा सकता है, दूसरा टॉपिक वहाँ पे डाल सकता है। अब इसी अध्ययन के बाद अवलोकन डाल देता है, तो क्या आप गलत कहोगे? नहीं, गलत नहीं कहोगे, सत्य बताइएगा इसको, अवलोकन। ठीक है, समन्वेषण क्या होता है? समन्वेषण क्या होता है? समन्वेषण क्या होता है? समन्वेषण क्या होता है? समन्वेषण बेसिकली एक मेथड है, एक विधि है, मन की स्थिति में व्याप्त होता है। ये बेसिकली भावनाओं और छुपी हुई जो बातें होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सेवार्थी के अंदर से निकली हुई जो छिपी हुई बातें होती हैं उनकी समस्या के निदान के लिए सहायक बन जाती है। तो वहाँ पे सोशल वर्कर जो होता है समन्वेषण विधि का प्रयोग करता है। अब समन्वेषण विधि कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कोई एक टेक्निक है, आप उसको दे दिया या उसके सामने रख दिया तो सब कुछ कबूलना शुरू कर देगा वो। समन्वेषण विधि एक ऐसी विधि है कि आपके पास टेक्निक होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को, अगर इसमें आपसे पूछ रहा हूँ तो जाहिर सी बात, अगर मैं उसके फादर का नाम पूछा तो हमें उस फादर का उसका पूछना पड़ेगा उसकी एजुकेशन कहाँ तक है। अगर एजुकेशन आपने पूछा तो एक दूसरे से वो लिंक होनी चाहिए, वो बेसिकली एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, वो एक दूसरे से लिंक। अब फादर के ऑक्यूपेशन के बाद हमने उनकी एजुकेशन पूछा, कहाँ तक एजुकेशन उन्होंने लिया है। ठीक है, तो इस तरीके की समस्या अगर आप कोई पूछ रहे हैं ये समस्या कब आई, तो उस समस्या से लिंक होनी चाहिए, तभी वो सेवार्थी जो छिपी हुई बातें निकाल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा। तो ये समन्वेषण, मतलब आपके पास डेटा निकालने का एक तरीका होता है, एक विधि होता है, उसको समन्वेषण कहते हैं। समन्वेषण तो ये 3 टाइप का होता है। तो अध्ययन के बाद कभी कभी समन्वेषण भी आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया, ये अध्ययन में ही होता है। जैसे अभी ऊपर हमने पूर्वानुमान लिखा था, पूर्वानुमान हटा दे, समन्वेषण लिख दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पे परीक्षा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अध्ययन हो गया आपका, अध्ययन के बाद क्या आएगा? निदान। देखो, निदान मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट ने निदान को 3 प्रकार बताया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था एक गतिशील निदान होता है, एक कारणात्मक होता है या कारणाविनेशी होता है, बिल्कुल सही जवाब, और एक होता है उपचारात्मक। हेतु की यही तो है कारणात्मक वाला, उपचारात्मक है ना, इटियोलॉजी उसी को बोलते हैं, कारणात्मक को। यानी सेवार्थी की समस्या का समाधान जो हम किसी अतीत या किसी भूतकाल घटनाओं के रूप में या घटनाक्रम के रूप में ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वो बेसिकली रिलेट होता है कारणात्मक निदान, है ना, वो हो जाता है कारणात्मक निदान। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली बात हम सबके लिए ये है कि गतिशील निदान क्या होता है ना। निदान 3 प्रकार के होते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है, और याद रखने वाली चीज़ है ये, और भूलना नहीं है आप लोगों को। परीक्षा में बेसिकली ये पूछा जाता है निदान को लेकर, याद रहेगा? बोलो। जी सर, जी सर, जी सर। अब मैं आपको ये बताना वो चीज़ समझूंगा यहाँ पे कि जब निदान के जब ये इस तरीके से 3 प्रकार बताए गए, तो उसमें एक कारणात्मक निदान आया, जहाँ हमने कहा कि सेवार्थी की समस्या का समाधान बेसिकली हम लोगों ने कहाँ ढूंढा? अतीत में ढूंढा, भूतकाल में ढूंढा हम लोगों ने, साथ ही साथ अगर मैं आपसे जिक्र करता हूँ तो घटनाक्रम में ढूंढने का प्रयास किया, तो उस भूमिका में हमें मिल जाता है कारणात्मक निदान, है ना। समस्या के कारणों पर केंद्रित है ना, ये उन कारणों की पहचान करने का शामिल कर रहा है जिसमें समस्या के विकास में योगदान दिया, जो जैविकी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक भी हो सकता है, वो आता है कारणात्मक पे। एक आता है गतिशील निदान। गतिशील निदान की बात अगर मैं आपसे करता हूँ तो ये बेसिकली इस प्रकार का निदान जो होता है क्लाइंट की वर्तमान स्थिति और कैसे कार्य कर रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लाइंट यानी सेवार्थी की ताकत और कमजोरी, उसके मुकाबला तंत्र और उसके सामाजिक समर्थन को समझाने की बात करता है। तो सेवार्थी की समस्या का समाधान वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में खो जाता है, करंट लेवल में खो जाता है, उसको बेसिकली गतिशील बोला जाता है, उसको गतिशील बोला जाता है। ठीक है, कामकाज को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस प्रकार के निदान क्लाइंट के जो विचार है, जो भावना है, जो व्यवहार है, उसकी समस्या के प्रभाव को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें ना हस्तक्षेप के लिए योजनाएं विकसित की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता समझने में मदद कर सकता है कि समस्या क्लाइंट के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है,
और इस तरह से हस्तक्षेप कैसे इसको किया जाए और उससे अधिक से अधिक सहायता किस तरीके से दिया जाए, पार्लियामेंट का नाम आता है यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है उपचारात्मक। उपचारात्मक बेसिकली क्या कहलाता है, एक प्रकार का नैदानिक कहलाता है, क्लिनिकल कहलाता है। नैदानिक जो है ये बेसिकली इसके अंतर्गत परिस्थिति या स्थितियों को देखते हुए निदान की प्रक्रिया को अपनाई जाती है। नैदानिक निदान का संबंध सीधा क्लाइंट की समस्या से वर्गीकरण से है। इस प्रकार का निदान का उपयोग बेसिकली अक्सर मानसिक स्वास्थ्य रणनीति में किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य रणनीति में जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, अवसाद से ग्रसित है, एंजाइटी यानी चिंता से ग्रसित है, तो ऐसे लिए उसके मानसिक विकार का निदान किया जा सकता है। किसी क्लाइंट की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता करने के लिए जो है नैदानिक निदान का प्रयोग किया जाता है। बाल कल्याण हो गया, पारिवारिक सेवाएं हो गए, इत्यादि जगहों पर इसका बेसिकली प्रयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक संरचना पर यह केंद्रित होता है। स्वास्थ्य लक्षणों की पहचान करता है, ठीक है, विशेष निदान के मानदंडों को पूरा करता है। ये इसके अंतर्गत ये भूमिका हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या कहलाता है, उपचारात्मक निदान कहलाता है, या आप नैदानिक भी कह सकते हो उसे, ठीक है। क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करेंगे। जी सर। जी सर। ठीक है, याद रखिएगा। आपको बता दूं द सोशल वर्क डिक्शनरी, ये परीक्षा में आए, अगर आपसे पूछे कि किसके द्वारा बेसिकली ये भूमिका बनाई गई है, तो एक नाम आता है लैरी सी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, लैरी सी ब्रेमर एंड जॉन ई बर्नार्ड, हाँ ठीक है, बर्नार्ड ने द सोशल वर्क डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सामाजिक निदान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और शब्द को लेकर, सोशल डायग्नोसिस, सामाजिक व्यक्तिक कार्य की प्रक्रिया के बारे में, तो वो आता है पार्लियामेंट का नाम। सन 1957 में समस्या समाधान का एक उपागम दिया था, वो भी भूमिका इन्हीं की मिलती है, ठीक है। मानसिक विकारों का निदान बेसिकली किसके द्वारा किया गया था, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, है ना, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन मतलब संघ होता है, एसोसिएशन, ठीक है। मानसिक विकारों का निदान, इसके द्वारा मानसिक विकारों का निदान है, इनके द्वारा जो है सामाजिक केशवर्ग की प्रक्रिया है या समस्या समाधान का उपागम है, और इसके द्वारा जो है लैरी सी ब्रेमर के द्वारा जो दिया गया है वो द सोशल वर्क डिक्शनरी है, ठीक है। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ आप सर ये अमेरिकन वाला जो है ये किस द्वारा दिया गया था सर, इसको बता दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं। अरे भाई क्या सुनते हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की भूमिका है, ये निभाया गया है मानसिक विकारों का निदान के बारे में, मानसिक विकारों के निदान के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया था इनके द्वारा, मानसिक विकारों के निदान, ओके सर, है ना, इसके बारे में था ये, ठीक है। 2-3 बार बोल सर अमेरिका, हाँ, क्या बताइए, अमेरिकन साइकेट्रिक सर ये जी किस वैज्ञानिक का है? वैज्ञानिक का नाम नहीं है यहाँ पे है, ये तो एसोसिएशन ऑलरेडी है, यूनाइटेड स्टेट में बेसिकली ये है, ये काम करता है जो मादक द्रव्यों के सेवन करते हैं, जो संबंधित विकार होते हैं, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, रोगों के निदान और उपचार के समर्थन के रूप में ये काम करता है, संस्था है। ये रोकथाम और अनुसंधान का एक समर्थन कर एक प्रकार से भूमिका है। APA का नाम जानते हो आप लोग, कितने लोग जानते हो APA? सर ये लिख दीजिए। लिखा तो है मेरे भाई, स्क्रीन पे तो देखो, हाँ, लिखा तो है APA, है ना।
ठीक है, ये बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं यार, सिंपल सी बात है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का नाम है और ये एक आप समझिए एक संघ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। यहाँ मनोचिकित्सक प्रशिक्षक मनोचिकित्सक का मुख्य जो है व्यावसायिक एक संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा मनोरोग संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा मनोरोग संगठन है जहाँ बेसिकली मानसिक विकारों का निदान किया जाता है। ठीक है, बताइए अभी भी नहीं समझ में आया? अमेरिकन साइकेट्रिक पब्लिशिंग इसको बोला जाता है ना? बताइए, अवसाद चिंता से जैसे कोई भी ये चीज़ें आ जाती है, आत्मघाती विकार, हिंसक विकार, अनिद्रा, नींद की समस्या, नशीली दवाओं का सेवन, शराब का उपयोग, शराब शरीर की छवि, व्यामोह, मति भ्रम, भ्रम, जुनूनी विकार इत्यादि बहुत सारी बीमारी होती है। उन सभी में बेसिकली अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एक अहम भूमिका निभाता है डायग्नोसिस में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, बस इतनी चीज़ें यहाँ पर समझे रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद निदान के बाद क्या आता है? उपचार। उसके बाद आता है उपचार। देखिए, व्यक्तिक सेवा कार्य की बातें आप सब जानते हैं कि उपचार जरूरी एक महत्वपूर्ण चरण है। ये एक ऐसा प्रारूप है जिसके अंतर्गत सेवार्थी के साथ मिलकर व्यक्तिक कार्यकर्ता उपचार के उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है। यदि व्यक्तिक सेवा कार्य प्रक्रिया में प्रारंभिक अवस्था में सेवार्थी ने यह समझ लिया है कि कार्यकर्ता उसकी समस्या को समझ सकता है और वह उससे जुड़ जाता है और समझ लेना चाहिए कि उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उपचार से संबंधित सारा कार्य उपचार के विभिन्न प्रजातियों का प्रयोग में अगर हम बात करें तो इसके द्वारा लाया जाता है। तो सेवार्थी की सामाजिक स्तर को बनाए रखने की बात हुआ, ठीक है, उसके व्यक्तित्व को सुधारने की बात हुई, उसके परिवेश में स्वयं समायोजित होने की बात हुई, ठीक है, सामाजिक रूप से विघटित होने से बचाने की बात हुई, सेवार्थी की क्षमतावान बनाने की बात हुई। तो ये सब क्या है? उपचार है। ये सब क्या है? उपचार है। इसकी हम लोग बोलते हैं उपचार। ठीक है, इसी प्रकार में सर स्क्रीन आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। फिर स्क्रीन दिखाई जी सर, नहीं दिख रही है तो रही है, स्क्रीन तो दिखा तो है, उपचार दिखाई तो दे रहा है उपचार। नहीं सर, हमें नहीं दिखाई दे रही। ये उपचार है भाई, दिख रहा है सर। आ गई सर। तो उपचार बेसिकली इस तरीके से व्यक्तिक सेवा कार्य के दौरान जाता है, यानी उसका ट्रीटमेंट हुआ, एक प्रकार से ट्रीटमेंट हुआ है ना। सेवार्थी का अच्छा, उपचार के दौरान में सेवार्थी को सम्मान दिया जाना चाहिए, है ना, उसका सम्मान करना। ठीक है, व्यक्तिक कार्यकर्ता हो आप लोग, आप सेवार्थी के संबंध में बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रयोगात्मक क्रियाएं होनी चाहिए, है ना, एक ट्रेडिशनल कार्य होना चाहिए, एक प्रोफेशनल। व्यक्तिगत कार्यकर्ता को व्यक्ति के विकास के बारे में और उसके परिवर्तन में पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सेवार्थी और व्यक्तिक कार्यकर्ता के बीच में एक बेसिकली अगर हम बात करें घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, किंतु यहाँ पर बेसिकली जो भूमिका बने वहाँ प्रति अंतरण की भूमिका ना बने। ठीक है, इस तरीके की भूमिका उसके प्रति ना हो और भेदभाव रहित या पूर्वाग्रह रहित होकर उसकी समस्या का समाधान करे। ठीक है, वास्तविकता को स्वीकार करे और सेवार्थी की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में उसके लिए उपचार में एक अहम भूमिका आप जो है अदा करें। व्यक्तिक कार्यकर्ता को इस बात की समझ होनी चाहिए कि सेवार्थी परिवार, समुदाय और समाज का अंग है, उसके प्रति वह जवाबदेह है। इस प्रक्रिया में भी आपको ये चीज़ें उसे समझाना होगा। व्यक्तिक कार्यकर्ता की निष्ठा और सहानुभूति की भावना भी होनी चाहिए, परंतु निष्ठा और सहानुभूति क्रिया के दौरान होनी चाहिए। ठीक है, जब कंडीशन या सिचुएशन या परिस्थिति के आधार पर वो चीज़ें होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए एक शब्द और आता है और मैंने आपको अनुवर्तन। जी क्या हुआ बताइए। सर वो प्रति अंतरण जो शब्द है ना, प्रति अंतरण शब्द, उसका मीनिंग समझा दीजिए थोड़ा सा। प्रति अंतरण ये होता है कि कार्यकर्ता क्या करने लगता है, सेवार्थी के प्रति कोई जो है रिलेशंस ढूंढने लगता है ना, कोई संबंध ढूंढने लगता है, तो उस कंडीशन में प्रति अंतरण का पार्ट बन जाता है। और अंतरण जब सेवार्थी ढूंढने लगता है कार्यकर्ता के अंदर तो वहाँ पे कार्य हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होनी नहीं चाहिए, उसी को बोला जाता है अंतरण, प्रति अंतरण, और ऐसा नहीं होना चाहिए कार्य के दौरान। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो एक मूल्यांकन का भूमिका बनती है।
मूल्यांकन। मूल्यांकन जैसा कि आप सबको मालूम है, अच्छे तरीके से जानते हैं कि व्यक्ति कार्यकर्ता या जानने का प्रयास करता है कि सेवार्थी से समस्या का समाधान हेतु कितना प्रयास किया गया और उसे अधिक सहायता कितनी आवश्यकता है या सहायता की सीमा क्या है। इस बात से भी मूल्यांकन के माध्यम से जानने की क्या हुआ, आवाज जा रही है, आवाज क्लियर है मेरी? नहीं सर, आवाज जी सर, आ रही है। ओके। तो समस्या का मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर है सर, सेवार्थी के- क्लियर है। हाँ, व्यक्ति के सेवार्थी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, सेवार्थी के सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन होता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों का उसका इवेल्युएट किया जाता है। समस्या के कारणों का पता लगाना, सेवार्थी के महत्व का पता लगाना, सेवा की उपयोगिता का आभास कराना, इच्छा शक्ति का पता लगाना, महत्व का ज्ञान लगाना, ये सभी चीज़ें बेसिकली मूल्यांकन के दौरान ही किया जाता है। अब पता चला कि मूल्यांकन से कि वो सक्षम नहीं हो पाया है, उस पे साथ अभी और कार्य करना है, तो उस कंडीशन पे हम लोग लगा देते हैं अनुवर्तन शब्द, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप। अब फॉलो अप का मतलब होता है कि आपने दोबारा से फिर इसको फॉलो कर लिया। ठीक है, तो अगर जाहिर सी बात, अगर उसमें सक्षम सही तरीके सुधार नहीं हुआ तो आपने शुरू से अध्ययन वाली प्रक्रिया, निदान वाली प्रक्रिया, उपचार वाली प्रक्रिया फिर से फॉलो कर लिया, इसको बोलते हैं फॉलो अप। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पर आपने क्या कर दिया, क्लास की समाप्ति कर दिया या समापन कर दिया। व्यक्ति कार्यकर्ता समस्या के समाधान की जो विभिन्न प्रक्रिया थे उसके अपनाने के बाद की उसी स्थिति के अनुकूल करने के बाद उस कार्य को उसने समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद ऐसा नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया, उसके बाद भी बीच बीच में आप उसका ऑब्जर्वेशन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखिए। अभी आप 15 मिनट के बाद आप सभी लोग इसी लिंक पर फिर बने रहिएगा, मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, ठीक है, 15 मिनट बाद। जी सर।